नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हिंदू विवाह के कानूनी ताने बाने की। ये वो कानूनी ढांचा है जो इसे सिर्फ एक परंपरा से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा बनाता है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो अधिकारों और जिम्मेदारियों को बिल्कुल साफ साफ परिभाषित करता है। तो चलिए इस बेहद जरूरी विषय की एक एक परत को खोलकर समझते हैं। तो ये सवाल वाकई बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसका जवाब हमारे अधिकारों पर सीधा असर डालता है। हम सब अक्सर शादी को एक रस्म, एक उत्सव की तरह देखते हैं, है ना? लेकिन कानून की नज़र में ये एक औपचारिक कॉन्ट्रैक्ट, एक अनुबंध है। एक ऐसा अनुबंध जो दोनों पक्षों को सुरक्षा भी देता है और कुछ कर्तव्य भी सौंपता है। तो आज के इस पूरे डिस्कशन का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हिंदू विवाह का एक छोटा सा परिचय, फिर देखेंगे कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं। इसके बाद सबसे जरूरी हिस्सा, एक वैध शादी की शर्तें क्या हैं, और आखिर में अगर ये शर्तें पूरी ना हो तो इसके नतीजे क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कानून की नज़रों में आखिर एक हिंदू विवाह का असल मतलब क्या है, क्योंकि ये सिर्फ एक धार्मिक संस्कार नहीं है, इससे कहीं बढ़कर ये एक लीगल बॉन्ड, एक कानूनी बंधन भी है। तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब दो लोग हिंदू रीति रिवाजों से शादी करते हैं तो वो सिर्फ एक सामाजिक बंधन में नहीं बंध रहे होते, बल्कि वो एक पूरी कानूनी व्यवस्था में कदम रखते हैं। और इसी व्यवस्था के तहत उन्हें विरासत, मेंटेनेंस यानी रखरखाव और संपत्ति जैसे अधिकार मिलते हैं। और हाँ, अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं, जैसे एक दूसरे के प्रति वफादारी और सपोर्ट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर। अब देखिए, भारत में कितनी सांस्कृतिक विविधता है ना? तो जाहिर है शादी ब्याह के भी कई अलग अलग रूप और रस्में हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारा कानून इन अलग अलग तरीकों को कैसे देखता है? क्या वो सबको मान्यता देता है, और कैसे इन सबको एक कानूनी फ्रेमवर्क में फिट करता है? चलिए पता करते हैं। और बात बिल्कुल सीधी है। कानून कहता है कि शादी किसी भी रस्म या रिवाज से हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो सप्तपदी हो या कोई और स्थानीय परंपरा। लीगल वैलिडिटी के लिए, यानी कानूनी तौर पर वैध होने के लिए, कुछ बेसिक शर्तें हैं जो सब पर एक जैसी लागू होती हैं। आप कह सकते हैं कि यही शर्तें हर विवाह की कानूनी नींव होती हैं। तो अब आते हैं इस पूरे सिस्टम के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर। वो कौन सी शर्तें हैं, वो कौन से पिलर्स हैं जो किसी भी शादी को कानूनी तौर पर वैध या वैलिड बनाते हैं। ये वो बुनियाद है जिस पर पूरा वैवाहिक ढांचा टिका हुआ है। तो इन्हें ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। तो ये हैं वो 4 मेन पिलर्स। सबसे पहला और सबसे अहम, मोनोगेमी, यानी एक समय में सिर्फ एक जीवन साथी। मतलब शादी के वक्त किसी का भी कोई दूसरा पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। दूसरा, मेंटल कैपेसिटी, दोनों ही लोग अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के सहमति देने में सक्षम होने चाहिए। तीसरा, लीगल एज, यानी कानूनी उम्र, दोनों को शादी के लिए जो न्यूनतम उम्र तय की गई है उसे पूरा करना होगा। और चौथा और आखिरी, दोनों के बीच कोई ऐसा करीबी खूनी रिश्ता नहीं होना चाहिए जिसमें कानून शादी की इजाजत नहीं देता। तो ये सवाल मन में आना लाजमी है कि ठीक है, ये शर्तें तो हैं, लेकिन अगर कोई इन्हें पूरा ना करे तो तब क्या होगा? क्या वो शादी अपने आप ही अमान्य हो जाएगी? हमारा कानून इस तरह की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है? चलिए इसी को समझते हैं। तो आ गए हैं हम अपने आखिरी सेक्शन में। यहाँ हम बात करेंगे उन कानूनी नतीजों की जो इन शर्तों को ना मानने पर सामने आते हैं। और ये जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इसका सीधा असर इसमें शामिल लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। और यहीं पर कानून की बारीकियां सामने आती हैं। देखिए, हर नियम को तोड़ने का नतीजा एक जैसा नहीं होता। कानून 2 तरह की शादियों में फर्क करता है। एक होती है शून्य या वॉइड शादी, जो मतलब शुरू से ही फ्रॉम डे 1 गैर कानूनी है। और दूसरी होती है शून्यकरणीय या वॉइडेबल शादी, जो तब तक तो वैलिड रहती है जब तक कि दोनों में से कोई एक जाकर उसे कोर्ट में चुनौती न दे। ये टेबल इस फर्क को और भी साफ कर देती है। बाईं तरफ है शून्य विवाह। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दूसरी शादी करना जबकि पहला जीवन साथी जीवित हो। ऐसी शादी को कानून मानता ही नहीं, जैसे कि ये कभी हुई ही नहीं। और दाईं तरफ है शून्यकरणीय विवाह। मान लीजिए किसी की शादी जबरदस्ती या धोखे से करा दी गई, तो वो शादी तब तक वैध मानी जाएगी जब तक कि पीड़ित पक्ष खुद कोर्ट जाकर उसे रद्द करने की अपील न करे।
इसका एक और उदाहरण ये भी है कि अगर शादी के समय कोई एक पक्ष नपुंसक हो, तो कुल मिलाकर आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि हिंदू विवाह सिर्फ दिलों का या दो परिवारों का मिलन नहीं है। ये एक पूरी लीगल इंस्टीट्यूशन, एक कानूनी संस्था है। इसकी जड़ें कानून में बहुत गहरी हैं और इसकी वैलिडिटी, इसकी वैधता उन्हें ठोस नियमों पर टिकी हैं जिनकी हमने आज बात की। और इन नियमों को जानना सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए नहीं, बल्कि अपने अधिकारों और अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए भी जरूरी है। और जाते जाते एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। हमारा समाज लगातार बदल रहा है ना? तो क्या ये जो पुराने कानूनी नियम हैं, ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? या फिर वक्त आ गया है कि इन्हें आज की सामाजिक सच्चाइयों के हिसाब से बदला जाए? इस पर सोचिएगा जरूर।